हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि का क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजी में। अब इससे पहले के चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करना स्टार्ट करें, हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। नाउ अगर इस सवाल का जवाब देना हो तो हमको जाना पड़ेगा पिछले चैप्टर में और याद करनी पड़ेगी एक डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन इज grouping of organisms, right? The scientific process of grouping the organism is called as classification। और ये क्लासिफिकेशन दो तरीके से हम लोग करते थे, दो बेसिस पे करते थे। सबसे पहला था सिमिलैरिटी और जो दूसरा था वो था डिफरेंस, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस अगर हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डालते हैं तो हम उन ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और क्लासिफिकेशन जो है जिस ग्रुप में किया जाता है उस ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं टैक्सॉन। तो आपको याद होगा किंगडम, फाइलम, डिवीजन, फाइलम या डिवीजन, फिर आपके पास में क्लास थे, ऑर्डर थे, फैमिली थी, जीनस था, स्पीशीज थी। ये सब जो है ये सब क्या है, ये अलग अलग टैक्सॉन्स हैं। फिलहाल हम वापस आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर। अब क्लासिफिकेशन जो है ना, देखो ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है। इट वॉज इन 4th century, राइट। इट वॉज इन द 4th century जब हमारे पास एक बहुत ही महान साहब आए जिनका नाम था एरिस्टोटल। नाउ द गुड थिंग अबाउट दिस एरिस्टोटल इज ही इज रिफर्ड टू एज फादर ऑफ बायोलॉजी। इज रिफर्ड टू एज फादर ऑफ बायोलॉजी। ऑल्सो ही इज रिफर्ड टू एज फादर ऑफ ज़ूओलॉजी। अब हमारे पास हमारे खुद के फादर के अलावा, हमारे खुद के पापा के अलावा बायोलॉजी में भी बहुत सारे फादर्स आएंगे, तो वो फादर आप याद रखेंगे, ठीक है। तो एरिस्टोटल जो थे वो नए फादर बने हमारे। वो कौन से फादर है? फादर ऑफ बायो के और फादर ऑफ ज़ूओ के। बॉटनी जो है उसके भी फादर हैं थियोफ्रास्टस, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किया गया था एरिस्टोटल साहब के द्वारा। और इनका क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। इनका क्लासिफिकेशन खाली एक चीज को कंसीडर करता था, वो थी मॉर्फोलॉजी। और इन्होंने क्या करा, ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। एरिस्टोटल साहब ने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया। कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया बच्चों? दो ग्रुप में क्लासिफाई किया। एक ग्रुप तो था प्लांट और दूसरा जो ग्रुप था वो था एनिमल्स का, राइट। जो प्लांट्स थे उनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट। जिनकी हाइट सबसे कम थी उसको इन्होंने क्लासिफाई किया एज हर्ब। जिसकी हाइट मॉडरेट थी, ठीक ठाक सी थी, हमारे यहां तक थी, उनको क्लासिफाई कर दिया इन्होंने एज श्रब्स। और जो लंबे चौड़े थे, लंबी कदकाठी वाले जो पौधे थे, प्लांट्स थे, उनको इन्होंने कह दिया ट्रीज, राइट। तो एरिस्टोटल साहब ने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया एज हर्ब, श्रब और ट्रीज। और ये क्लासिफिकेशन वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट, राइट। जस्ट या हाइट के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया। एनिमल्स के साथ में ये नहीं था, एनिमल्स में हाइट को नहीं लिया गया, बट यहां पर क्या लिया गया, यहां पर लिया गया आरबीसी को। किसी ऑर्गेनिज्म के पास या तो आरबीसी प्रेजेंट होती थी या तो एब्सेंट होती थी, मतलब या तो ब्लड प्रेजेंट है या ब्लड एब्सेंट है। तो वो जिनके पास ब्लड प्रेजेंट होता था उन्हें कहा गया इनाइमा। ब्लड के अंदर में स्पेसिफिकली आरबीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इनके अंदर आरबीसी जो थी वो प्रेजेंट थी। और दूसरा ग्रुप बनाया जिसे कहा गया एनाइमा। इसके अंदर आरबीसी एब्सेंट है, राइट। तो एनाइमा और इनाइमा, एनाइमा में आरबीसी एब्सेंट है, इनाइमा के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है। तो मैं यहां पे डाल देता हूं बाजू में आरबीसी। आरसीबी नहीं है बेटा, देखो आईपीएल चल रहा है, ये आरसीबी वाला नहीं है, ये आरबीसी है, ठीक है। तो इन्होंने प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने सोचा कि यार मजा नहीं आ रहा है, तो एनिमल के लिए कुछ और भी हम लोग क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। तो इस बार इन्होंने क्या करा, जैसे अभी आरबीसी को लेकर के क्लासिफाई किया था, वैसे इन्होंने क्या करा, एनिमल को उनके हैबिटेट के बेसिस पर क्लासिफाई किया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिले जो या तो पानी में रह रहे थे, या तो जमीन पर रह रहे थे, या फिर हवा में उड़ रहे थे। तो
ये जो 3 क्लासिफिकेशन बना, ये तीसरा जो ग्रुप बना, ये बना ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, जहां पर हमारा ऑर्गेनिज्म रहता था। ठीक है, तो जो पानी में रह रहा है उसका हैबिटेट एक्वेटिक बन गया, जो जमीन पे रह रहा है उसका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल बन गया, और जो हवा में है वो आर्बोरियल कह सकते हैं। ठीक है, पेड़ों पे रहने वालों को यूजुअली आर्बोरियल कहा जाता है, तो हाँ काइंड ऑफ रिलेटेबल है। ठीक है, तो अभी हमने देखा एरिस्टोटल साहब का क्लासिफिकेशन जो 4th सेंचुरी के अंदर कर दिया गया था। इन्होंने सिंपल तरीके से क्लासिफाई किया था, एंड दैट सिंपल थिंग वाज मॉर्फोलॉजी। प्लांट को क्लासिफाई करा गया 3 ग्रुप में, 3 ग्रुप सॉरी, हर्ब, श्रब और ट्रीज, जिसमें जो बेसिस था या जो 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 फीचर था जिसको यूज करके क्लासिफिकेशन किया गया वो था हाइट। एनिमल को आरबीसी के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर क्लासिफाई किया। जिनके पास प्रेजेंट थी आरबीसी वो इनाइमा बने, और जिनके अंदर एब्सेंट थी वो एनाइमा बने। उसी के तरह से हैबिटेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया, और इस दफा क्लासिफिकेशन यूं था कि पानी में रह रहे थे ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक, लैंड में रहने वाले टेरेस्ट्रियल बने, और जो हवा में उड़ रहे थे वो अलग बने। यहां तक क्या था, बड़ा सिंपल सा क्लासिफिकेशन था, केवल कुछ 100, 200, 500 ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्लासिफाई करा था। फिर लगभग 1645 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए, जिन्होंने बैक्टीरिया ढूंढ दिया। ठीक है, अब हाल फिलहाल फिर 18th सेंचुरी में आए कार्लोस लीनियस। 4th सेंचुरी में एरिस्टोटल थे, और 18th सेंचुरी में आए हमारे पास कार्ल लीनियस। मैं उनका नाम सीधा सीधा लीनियस लिख रहा हूं। लीनियस जो थे, जैसे एरिस्टोटल को कहा गया था फादर ऑफ बायोलॉजी, लीनियस को कहा गया फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए कि टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which is concerned with the classification, identification, naming of organism। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो थे वो कौन है, वो हैं कार्ल लीनियस। अब इन्होंने क्या करा था, इन्होंने भी एरिस्टोटल से प्रेरणा ली और मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप कर दिया। ठीक है, इनका जो क्लासिफिकेशन था उस क्लासिफिकेशन को कहते हैं हम लोग two kingdom classification, right? We call the classification of Linnaeus as two kingdom classification because इन्होंने 2 ग्रुप में बांटा था, 2 ब्रॉडर ग्रुप में एनिमल्स और प्लांट्स में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करा था। तो सबसे पहला किंगडम जो इन्होंने प्रपोज करा वो था प्लांट, और दूसरा जो था वो था एनिमलिया। हाँ, प्लांटा होता है, प्लांटे या एनिमलिया ग्रुप में इन्होंने क्लासिफाई करा ऑर्गेनिजम्स को। अब कुछ डिफाइनिंग फीचर्स लिए होंगे तभी तो प्लांट और एनिमल्स को अलग तरह से ये डिस्टिंग्विश कर पाए। इन्होंने देखा प्लांट्स जो थे ये लोग नॉन मूवेबल थे। ठीक है, ये लोग नॉन मूवेबल थे, जबकि का जो एनिमल्स थे उनके पास ये फीचर था कि हम लोग मूव कर सकते थे। तो आई विल राइट मूवेबल हियर। ठीक है, अगर आपको और स्पेसिफिक लिख रहा है मोबाइल और ये नॉन मूवेबल या मूवेबल को हटा करके, तो आप लिख सकते हो मोबाइल या फिर इमोबाइल। ठीक है, प्लांट्स जो है वो इमोबाइल या नॉन मोटाइल बनेंगे, और ये जो है एनिमल्स वो मोटाइल या फिर क्या बन जाएंगे, या फिर मोबाइल बन जाएंगे। अब जब आप बॉडी को कंपेयर करोगे ना प्लांट और एनिमल की, तो आप देखोगे प्लांट्स की बॉडी फैलती है, स्प्रेड आउट होती है, जबकि का जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी थोड़ी सी कंपैक्ट होती है। तो इस फीचर को भी ध्यान में रखा गया था लीनियस साहब के द्वारा। इन्होंने कहा प्लांट की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्प्रेड आउट होती है। ठीक है, ये एस है। और हमारी जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, उनकी बॉडी जो है वो कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने ये भी ध्यान में दिया था कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो खाना खुद नहीं सिंथेसाइज कर सकते। प्लांट अपना खाना खुद बना सकते थे, अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते थे बाय मींस ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ऐसा कुछ फीचर एनिमल्स के पास प्रेजेंट नहीं था। तो इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कंसिडर किया प्लांट को एज ऑटोट्रॉफ और एनिमल को कंसिडर किया गया एज
हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। और एक और फीचर इन्होंने देखा कि प्लांट जो थे उनकी बॉडी बहुत सख्त थी। उनके सेल को जब देखा गया तो पता चला, सेल तो उस समय खैर इतना ज़्यादा एविडेंट तरीके से स्टडी नहीं किया गया था, बट पता चल चुका था कि सेल के बाहर एक हार्ड प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होता है इन प्लांट्स, एंड दैट प्रोटेक्टिव सब्सटेंस इज एब्सेंट इन केस ऑफ द एनिमल्स। तो ये जो चीज़ थी वो क्या थी? सेल वॉल थी। तो प्लांट के अंदर सेल वॉल थी और एनिमल के अंदर सेल वॉल जो थी वो एब्सेंट थी। मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाता हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन लगाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे है इसलिए मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। फॉर टाइम बिंग अभी तो ऐसे अपने मैनेज करते हैं। तो ये जो था ना, ये लीनियस और एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन था, दोनों को हम लोग साइड बाय साइड पढ़ चुके, बट देयर वर सम प्रॉब्लम विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, कुछ इश्यूज आ रहे थे, जैसे कि यूग्लिना। सबसे पहला इशू तो इस यूग्लिना के साथ में था भैया। अब यूग्लिना को क्या कर दिया था इन्होंने? प्लांट ग्रुप में डाला था, ठीक है। प्लांटे के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल थे वो ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। प्लांट के अंदर इन्होंने ले लिया मॉस को, मॉस मतलब ब्रायोफाइट्स। फिर इन्होंने इसके अंदर कंसिडर कर लिया फंजाई को, ठीक है। इसी के अंदर इन्होंने कंसिडर कर लिया किसको? फर्न्स को। और फर्न मतलब कौन होता है? टेरिडोफाइट होता है। फिर इन्होंने इसके अंदर कंसिडर कर लिया लाइकेन को, है ना। लाइकेन जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशन है फंजाई और आल्गी का या आल्गी का। और लास्टली जो बाकी प्लांट्स थे वो, ठीक है ना। तो ये 5 जो थे वो प्लांट किंगडम के अंदर ग्रुप में आए एज पर लीनियस। अब यूग्लिना जो था इसको इन्होंने प्लेस करा था प्लांटे किंगडम में। अब प्लांट किंगडम में डाला तो इनके पास भी वजह थी, ऐसा नहीं था कि रात को सपना आया और डाल दिया प्लांट किंगडम में। इन्होंने क्या देखा था कि ये प्लांट यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉफिक था। वो कैसा था? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक था, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करता था और अपना खाना खुद बना पाता था। पर यूग्लिना जो था ना, यूग्लिना जो था इट वॉज मोटाइल या फिर मूवेबल था। अब ये मोटाइल या मूवेबल वाला कैरेक्टर किसका है? वो तो एनिमल का था, ठीक है। तो यूग्लिना के पास प्लांट वाला फीचर भी था और एनिमल वाला फीचर भी था। इसके अलावा अगर सनलाइट एब्सेंट है, जैसे सनलाइट प्रेजेंट है तब तो वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएगा, बट अगर सनलाइट एब्सेंट रहेगी तो यूग्लिना जो था वो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक वाला त्याग देगा और ना ये बिहेव करेगा एज हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये वाला जो हिसाब किताब था ना, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि भैया लीनियस सर आपने ऐसे कैसे काट दिया हमारा, ठीक है। हम तो आपको बड़ा इंटेलिजेंट समझ रहे थे, आप तो बोले थे कि यूग्लिना प्लांट के अंदर आता है क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक है, तो चलो भैया ऑटोट्रॉफिक है तो प्लांट पे समझ में आता है, बट यूग्लिना मोटाइल और हेट्रोट्रॉफिक भी तो बन जा रहा है जो कि एनिमल का फीचर है। तो इसका क्या किया जाए? कोई जवाब नहीं था। फिर दूसरा आया, दूसरे में कौन थे? स्लाइम मोल्ड्स थे, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स थे। अब स्लाइम मोल्ड्स के साथ क्या समस्या थी? यूजुअली इन लोग के पास सेल वॉल नहीं होती है। जब स्लाइम मोल्ड वेजिटेटिव फॉर्म होता है, मतलब जो नॉर्मल बॉडी होती है, जब ये ग्रो कर रहे होते हैं, जब ऐसी अवस्था में होता है तो इस वेजिटेटिव फॉर्म के पास सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। बट जब ये रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, जब ये स्पोर फॉर्म कर रहा होता है, उस समय इसके पास में सेल वॉल प्रेजेंट हो जाती है। उस समय इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट हो जाती है। मतलब अब ये भी देखो, सेल वॉल एब्सेंट होना मतलब एनिमल वाला काम है, सेल वॉल प्रेजेंट होना मतलब प्लांट। ये भी एक डिस्क्रिपेंसी थी जो लीनियस के इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के फेल होने की एक वजह बनी। तीसरा आया हमारे पास में फंजाई। तीसरा आया क्या? फंजाई। अब फंजाई को कौन से ग्रुप में डाल के रखा था इन्होंने फंजाई को डाला था देखो प्लांट किंगडम में। बट फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था बच्चों? फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? वो तो डीकंपोजर है। डीकंपोजर है मतलब वो चीजों को सड़ाता है और सड़ी हुई चीजों में से अपना न्यूट्रिएंट डिराइव करता है। अब क्या वो ऑटोट्रॉफ है क्या? क्या वो ऑटोट्रॉफ है? नहीं है।
तो फंजाई ने भी लीनियस के रास्ते में एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर लगाया कि सर आप गलत बन रहे हो। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर चौथे में कौन आ गया? चौथे में आया लाइकेंस। अब लाइकेंस के साथ क्या समस्या थी? लाइकेंस जो थे ना, ये बेर मतलब जो नेकेड रॉक होते हैं ना, पहाड़ों पर ऊंचाइयों पे जो पत्थर होते हैं, आपने शायद 9th स्टैंडर्ड में विदरिंग ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा था, विदरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ा था। पत्थरों के टूटने पर उनमें से मिट्टी बनती है, तो उसके ऊपर लाइकेन इनहैबिट करती है। अब लाइकेन बहुत स्लो ग्रो करती है, तो कई बार उसे लोग कंसिडर करते हैं कि इट्स अ नॉन लिविंग एंटिटी, बट दैट्स नॉट द केस। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड algae या फिर algae। अब फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है बच्चों? फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है डीकंपोजर, मतलब हेट्रोट्रॉफ, और algae तो प्लांटा है, वो प्लांट किंगडम के अंदर आता है। algae नहीं लिखी क्या यहाँ पे? algae लिख देते हैं एक, है ना। चलिए algae आ गई, ठीक है। तो ये फंजाई हेट्रोट्रॉफ थी और algae ऑटोट्रॉफ थी, और सिम्बायोटिक रिलेशन था। तो इसको कहाँ डालेंगे? हेट्रोट्रॉफ होने की वजह से एनिमल में डालें या ऑटोट्रॉफ होने की वजह से प्लांटा में डालें? उन्होंने, लीनियस साहब ने तो प्लांट में डाल दिया था, बट वी वर रेजिंग क्वेश्चन कि आपने ऐसे कैसे कर दिया भैया, कैसे भी मतलब कुछ भी करके बेवकूफ बना दोगे क्या? दैट्स नॉट द राइट थिंग, राइट। और लास्ट में आए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ने तो क्या कर दिया, ये जो बैक्टीरिया थे, दिस वर द फाइनल लेन ऑन द कफन, ठीक है। ये आखिरी जो था, इसने तो पूरा मटिया मेट कर दिया। बात थी कुछ 1645 के आसपास, जब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक अपने दांतों को स्क्रैप करके माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप में। उन्होंने देखा कुछ बैक्टीरिया है अपने दांतों के स्क्रैप्स में, और ये बैक्टीरिया थे प्रोकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर थे। अब इसको कहाँ डाला जाए भाई? इन्होंने तो प्लांट में डाल दिया था लीनियस साहब ने, बट दैट वाज नॉट सपोज टू बी दैट वे। तो क्या किया गया, इनके सिस्टम को खारिज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनके सिस्टम में बैक्टीरिया, जो कि का एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, रह रहा है किसके साथ में? प्लांटा के अंदर, जहां पे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। उसी के साथ में बैक्टीरिया तो एक प्रोकैरियोटिक सेल है भैया। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा सेल जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, ठीक है। यूजुअली जब मैं सेल की पिक्चराइजेशन करता हूं तो मैं देखता हूं कि ये उसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, यहां पर एक बड़ा सा न्यूक्लियस हो गया अगर एनिमल सेल है तो, और यहां पर कुछ हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, यहाँ पे हमारी गोल्जी बॉडी हो गई, ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। दिस इज व्हाट आई कंसीडर व्हेन आई इमेजिन व्हेन आई टॉक ऑफ अ सेल। बट with this bacteria it wasn't the case। इनके अंदर इस सेल वॉल में मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता था। इनके पास ऐसे बिखरा हुआ सा जेनेटिक मटेरियल होता था जिसको कहते थे न्यूक्लियोइड। मतलब इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं थी, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वैसे फिक्स बाउंड्री नहीं थी, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट थे। तो ऐसा कैसे किया लीनियस सर आपने कि एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक को साथ में रख दिया? बराबर है। तो ये एक बड़ी समस्या थी इनके साथ में। दूसरा इन्होंने क्या करा, इन्होंने हमारे फंजाई, ये वाली फंजाई जो डीकंपोजर थी, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रही थी, उसको रख दिया इस मॉस के साथ में या फर्न के साथ में या algae के साथ में, जो कि का एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म था। तो इन सब रीजन की वजह से क्या किया गया, जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था लीनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन का, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। और अब हमें जरूरत थी क्या, एक एडवांस्ड क्लासिफिकेशन मेथड की, जहां पर हम लोग सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे ध्यान न दें, बट हम सेल की कॉम्प्लेक्सिटी को समझे। हम लोग समझे कि सेल कितना कॉम्प्लेक्स है, वेदर द सेल इज अ प्रोकैरियोटिक सेल या फिर वो एक यूकैरियोटिक सेल है। हम लोग ये समझे कि सेल का नेचर कैसा है ना, नेचर ऑफ सेल वॉल भी समझे हम लोग, ठीक है, कि प्लांट के पास सेल वॉल कौन सी है या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास सेल वॉल कौन सी है। जैसे फंजाई होती है, इसके पास भी सेल वॉल है, प्लांट के पास भी सेल वॉल है। अब प्लांट की सेल वॉल तो सेलुलोज की बनती है, और फंजाई की सेल वॉल जो है वो बनती है काइटिन की। जगह कम है, यहां पर लिख देता हूं मैं काइटिन की, ठीक है।
तो लीनियस साहब ने उस समय मेरे ख्याल से क्या किया होगा, उन्होंने देखा कि फंजाई के पास में सेल वॉल है, प्लांट के पास सेल वॉल है, डालो एक ग्रुप में। पर वो ये ध्यान देना भूल गए कि हमने क्लासिफिकेशन के लिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी कंसिडर किया था, ठीक है। इसीलिए अब ऐसी एक नेसेसिटी थी कि इन चीजों के ऊपर, केवल इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर के ऊपर रिलाय ना करके इंटरनल एनाटॉमी के, एनाटॉमी के ऊपर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी जाया जाए, ठीक है। तो सेल कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर ऑफ सेल वॉल, फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखिए, अब आप पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आगे बायोलॉजी, आपको समझ में आएगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बंदरों से डेवलप नहीं हुए हैं। बंदर्स आर नॉट आवर एंसेस्टर्स, हमारे एक उनसे भी पहले हम सभी के धरती पर जो भी हम सबके कुछ कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे, तो वो सब भी आप धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का, ऑलराइट। उसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिस्कशन तो लीनियस साहब ने भी किया था, बट बहुत ज़्यादा एलोबरेटेड तरीके से नहीं किया था, ठीक है। और लास्टली हम लोग समझेंगे कि रिप्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखेगा, जो अगला क्लासिफिकेशन होगा वहाँ पर। अब रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आए हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहाँ पर एक सिंगल सेल ही अपने प्रोजेनी को डेवलप करती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहाँ पर दो पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स साथ में आते हैं और दे गिव राइज टू अ न्यू ऑफस्प्रिंग, राइट। ये है आज की वीडियो के लिए बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि का प्रपोज किया गया था आर.एच. विटेकर के द्वारा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ दैट इज द केस, यू कैन हिट द लाइक बटन। आपको लगता है कि गौरव ट्यूटोरियल्स आपके लिए फ्यूचर में यूजफुल होने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखें। स्टे सेफ।